हेलो बेटा, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। एक बार शॉर्ट में मैं रिवीजन कराऊंगा इसका आपको। आप मुझे बताइए, लास्ट क्लास में बताया था किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इफेक्ट देखना है तो हम लोग क्या लेंगे, कंपोनेंट। यहां पर थीटा के जस्ट बगल वाला क्या होता है, कॉस, और थीटा के साइड वाला साइन। आप लोगों को मैंने बोला था कि ये कॉस और ये साइन तभी होगा जब ये वाला कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है। एक बार फिर से सोच के देखो, मैंने क्या बोला, ये साइन कब होगा, जब इसके ये परपेंडिकुलर है। सपोज दैट ये कोई फोर्स लग रहा है, ये एंगल अल्फा है और ये बीटा है। अब मैं कंपोनेंट पूछूं तो इसका इस तरफ वाला होगा कॉस और इसका इस साइड वाला साइन नहीं होगा। यदि आप साइन सोच रहे हो तो ये गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम लोगों को कैसे सोचना चाहिए, थीटा के जस्ट बगल वाला कॉस। और कोई मुझसे पूछे सर फिर साइन कहां होगा, बिल्कुल होगा, इसके जो परपेंडिकुलर होगा ये वाला साइन होगा, साइन अल्फा। फिर साइन बीटा कहां होगा, इसके जो परपेंडिकुलर होगा इसको हम लोग बोलेंगे साइन बीटा। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताया था। सपोज ये कोई एक प्लेन है, यहां पे मान लो यूनिट वेक्टर है ए और यहां पे यूनिट वेक्टर है बी। यूनिट वेक्टर का क्या मीनिंग बताया था मैंने, डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन ए कैप है और इसकी डायरेक्शन बी कैप है। और सपोज दैट कोई भी एक फोर्स है। अब मुझे बताओ इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, थीटा के बगल वाला कॉस, थीटा के साइड वाला साइन। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, एफ कॉस थीटा ए कैप, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मतलब आई जे के सिवा भी और भी हम लोग कर सकते हैं। इस बात को ध्यान से समझो, स्पेशली 11th वाले स्टूडेंट। ये वाला क्या होगा, साइन। साइन क्यों होगा, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। एफ साइन थीटा और यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे हम लोग, बी कैप। मतलब कोई भी एक इमेजिनरी प्लेन भी मैं आपको दे दूं तो आप उसमें भी रिजॉल्व कर सकते हो। ये मैंने 2D के लिए बताया, 3D के लिए कैसा होगा थोड़ी देर बाद मैं डिस्कस करूंगा। आई थिंक कंपोनेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे एक बॉडी है, सपोज दैट, इसको भी दिमाग में रखना, mg डाउनवर्ड्स लग रहा है और ये थीटा दिया है। अब मुझे कंपोनेंट सोचना है। पहले तो ये सोचो कि कंपोनेंट सोचना कहां पर है मुझे। अच्छा मुझे बताओ, इसके बगल में यहां भी कंपोनेंट हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, मतलब एक टाइप से इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जो मैंने आपको पढ़ाया वो रेक्टेंगुलर है। ये क्या है, ये हमेशा 90 बनाएंगे। इस फोर्स का इफेक्ट आप समझने की कोशिश करो। इस फोर्स का इफेक्ट यहां भी हो सकता है, 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 यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो थीटा के बगल वाला तो कॉस होगा, लेकिन थीटा के अपोजिट वाला साइन कब होगा, जब वो परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये बात आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो इसका इफेक्ट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो ऐसे कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट। लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है, जनरली जो यूज होता है वो कौन से होते हैं, रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। दोनों प्लेन कैसे बनाते हैं, 90। जैसे ये दोनों प्लेन है तो इसके इस तरफ वाला कॉस, इस तरफ वाला साइन। कोई स्टूडेंट कहे मुझसे सर इसका इस डायरेक्शन में इफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा, यहां कंपोनेंट आएगा, यहां भी कंपोनेंट आएगा। अब डिपेंड करता है कि आपको देखना कहां है। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये बॉडी इस तरफ मूव कर रही है। अब पहले ये सोचो कि मुझे इसके कंपोनेंट कहां देखना है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में देखना है। तो देखो ये बॉडी इस साइड मूव कर रही तो इसको कोई ना कोई मूव करवाएगा, तो मुझे इस डायरेक्शन के कंपोनेंट देखने हैं। कैसे थॉट्स आया, ये बात सोचने की कोशिश करो। मुझे इस mg के, वेट होता है ना, ग्रेविटी, वेट मींस वैसे तो नॉर्मल एक्शन होता है, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा इसको। अब मुझे इस डायरेक्शन में देखना है तो मुझे सबसे पहले एक इमेजिनरी प्लेन बनाना पड़ेगा। कैसे, परपेंडिकुलर वाला। तो इसको नाम दे दिया मैंने x डैश। तो y डैश कहां होना चाहिए, बताओ जल्दी से, कहां होता है, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। तो अब सोचो बेटा कौन सा एंगल होगा। देखो अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ये चीज एनएलएम में तो हर क्वेश्चन में आपको करना है। एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखो
इस पे मैं जोर इतना क्यों दे रहा हूं कि आपको कभी भी फ्यूचर में दिक्कत ना आए। ये थीटा है, तो मुझे बताओ ये कितना है 90, बिल्कुल बच्चों वाली स्टाइल में। ये थीटा, ये 90, ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। कैसे 180 में से मैंने इसको माइनस किया 90 को, तो 90 बचा, फिर थीटा को माइनस किया तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा बोलो जल्दी से। देखो इसके और इसके बीच में कितना एंगल है 90, और ये आया है 90 माइनस थीटा। तो 90 में से 90 माइनस थीटा माइनस करोगे, लिख के देख लो 90 माइनस 90 माइनस थीटा, माइनस माइनस प्लस 90 से 90 कैंसिल, तो ये वाला थीटा हुआ, ये वाला बोलो यस सर, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, ये वाला थीटा। तो अपन को क्या पता थीटा के बगल वाला कॉस, तो इस तरफ वाला कंपोनेंट क्या आया कॉस थीटा, और इस तरफ वाला कंपोनेंट क्या आया साइन थीटा। अच्छा मुझे बताओ यदि आपको थीटा यहां से देते, बहुत सारे लोग इसको रट लेते, इस तरफ वाला साइन होता है, इस तरफ वाला कॉस होता है। मैं तो कहूंगा थीटा को देखो उसके हिसाब से क्यों याद करूं, मैं याद ही क्यों करूं, समझो ना इसको, ये mg है। अब पहले आपको क्या सोचना है कि मुझे कंपोनेंट्स लेने कहां हैं और कब लेते हैं। ये तो जब क्वेश्चन आएगा तब मैं ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाऊंगा, अभी तो जस्ट आपको कंपोनेंट सिखा रहा हूं। देखो मुझे इस mg का इस डायरेक्शन में इफेक्ट देखना है, तो मैंने ये एक्स एक्सिस एक्स डैश मान लो, तो ये होगा वाई डैश मान लू मैं। अब मैं एंगल की कंपेरिजन करूंगा। देखो बेटा बताओ कौन सा एंगल होगा, ये एंगल है थीटा वर्टिकल से, तो ये लाइन और ये लाइन हो गई, ये थीटा, तो ये थीटा हुआ, कौन सा वाला थीटा हुआ ये वाला। कैसे कंपेरिजन की एक बार फिर से बताओ, देखो ये वर्टिकल लाइन ये ऐसे, तो ये थीटा होगा, तो अपन ने क्या बताया था थीटा के बगल वाला कॉस और थीटा के इस साइड वाला साइन। दिमाग में सेट हो गया। कभी भी आपको कोई कंपोनेंट्स लेने हैं तो आप थीटा के बगल वाला इतना याद रखना, कब लेते हैं कि क्यों लेते हैं ये तो मैंने बताया ही था, और भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ाते हैं हम। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आप इसको बहुत अच्छा करना है, ये तो मैं पहले से आपको बोलते आ रहा हूं। यदि आपका ये वाला टॉपिक अच्छा नहीं है तो आपका कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरा पर्सनली मानना है कि फिजिक्स में यदि आपके 5 से 6 कंसेप्ट आपकी बहुत अच्छी पकड़ है तो फिजिक्स के एप्लीकेशन करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। उनमें से सबसे पहला है एडिशन, मैं इसको क्लब कर देता हूं सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये 3 चीजें हो गई। इसके बाद एक फ्री बॉडी डायग्राम एनएलएम में, ये क्या होता है मैं आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बताऊंगा। एनएलएम वर्क पावर एनर्जी टॉर्क का कंसेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यदि आपने इन कंसेप्ट पे पकड़ बना ली, आपने इनको माइंड में सेट कर लिया, 2 × 2 जैसे 4 होता है, ऐसे आपने सेट कर लिया, तो फिजिक्स का कोई भी यूनिट हो, कोई भी पार्ट हो, कोई भी चैप्टर हो, आपको उसका एप्लीकेशन करना बहुत आसान लगेगा। स्टूडेंट को यही कंसेप्ट दिमाग में नहीं आते तो हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब उनके माइंड में ये क्लिक नहीं करता, और जब क्लिक नहीं करता तो उनको दिक्कत आती है। तो मेरी इच्छा है ये भी उनमें से एक है। ये क्यों पढ़ रहे, एक बेसिक सा क्वेश्चन, एक बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लग रहे, तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। क्या बहुत सारे फोर्सेस को हम एक सिंगल फोर्स से कन्वर्ट कर सकते? आप ऐसे समझो जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था, खूब सारे रेजिस्टेंस होते थे, उनकी जगह एक बनाते थे। ऐसे यहां पे खूब सारे फोर्सेस हैं, उनको एक सिंगल में कन्वर्ट करना है। बहुत सारे वेक्टर्स हैं, क्या उनको सिंगल में कन्वर्ट कर सकते? सिंगल का मतलब हो गया नेट, रिजल्टेंट। इस चीज पर अपन को पकड़ बनानी है। मेरी बात समझ में आ रही? चलो इसको और फील करते हैं अपन लोग। मान लो आपको कोई पर्सन ऐसे पुल करे, तो आप बताओ कहां जाओगे? कॉमन सेंस है। इस साइड
यदि कोई पर्सन आपको ऐसे पुल करे, हवा में ले जाए, अब ये मत कहना सर कोई मुझे हवा में ले जाएगा तो थोड़ी ना जाऊंगा। सोचो बेटा, अपन लोग दुबले पतले इंसान है ना, अपन को खली उठाए एक हाथ पे तो अपन उठ जाएंगे। तो ऐसे इस पर्सन को कोई बहुत स्ट्रांग पर्सन उठा रहा है, यूं उठाएगा तो उठ जाएंगे। तो ये कहां जाएगा? ऊपर। अब सोचो बेटा, यदि इसी पर्सन को दो पर्सन मिलके फोर्स लगाएं तो अब बताओ कहां जाएगा? सोचो, ये कहेगा मेरी साइड और ये कहेगा मेरी साइड। अब दोनों की कैसे चलेगी? ऐसे जाके। फीलिंग आ रही? पूरी मतलब डेली लाइफ में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप लोगों ने बैलगाड़ी का नाम सुना है? बहुत सिंपल सा, आप बैलगाड़ी चला रहे हो, आपने इस साइड खींचा तो इस साइड को चला गया, इस साइड पुल किया तो इस साइड चला गया। एरोप्लेन जो एयर के अंदर चलता है वो टर्न कैसे करता है, यही सब कंसेप्ट हैं। आप लोग मान लो एक गुलेर देखिए, गुलेर से पकड़ के आपने निशाना लगाया, जैसे ही आप निशाना लगाओगे स्टोन कहां जाएगा? बीच में से। तो आप लोग क्या फील कर रहे हो? यदि दो फोर्स हैं तो आप मुझे बताओ, ये इनका रिजल्टेंट मतलब इनका नेट रिजल्टेंट किस साइड जाएगा? इनके जस्ट बीच में। अच्छा मुझे बताओ, ये जो नेट होगा वो इस साइड को जाएगा कि इस साइड, मतलब किसकी साइड ज्यादा होगा? किसी की साइड ज्यादा नहीं होगा। अभी मैंने कोई भी लॉ नहीं बताया, सिर्फ आपका कॉमन सेंस यूज कर रहा हूं। इसमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस यूज करो। देखो दोनों के फोर्स इक्वल हैं तो ये इक्वल एंगल बनाएगा। अब मैं आपसे बोलूं ये 2F है और ये F है, तो अब बताओ ज्यादा कहां जाएगा? इसकी चलती ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो ये किस तरफ जाएगा? इस साइड। मतलब यदि ये बीच में जा रहा है, ये 90 है तो ये 45 होगा, ये 45 होगा। तो कॉमन सेंस से बताओ ये वाला एंगल 45 से क्या होगा? कम होगा। कम को ऐसे ही लिखते हैं, और ये वाला एंगल 45 से बड़ा होगा। अभी मैंने आपको कोई भी रूल नहीं बताया, सिर्फ कॉमन सेंस यूज कर रहा हूं। आप सोचो, दो फोर्स मैंने ऐसे लगाए, अब बताओ रिजल्टेंट कहां जाएगा? बीच में ही जाएगा। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम तो इक्वल एंगल, ये ज्यादा तो ये वाला एंगल कम, ये कम तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। फीलिंग आ रही? आ रही कि नहीं आ रही? इनकी वैल्यू क्या होती है, इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, नेट डायरेक्शन क्या होती है। सर क्या ये नेट निकाल सकते हैं? क्या ये थीटा है? यदि ये 90 नहीं है तो क्या होगा? एक से ज्यादा फोर्सेस हुए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है ना बेटा? बहुत अच्छी तरीके से सीखना है। क्यों सीखना है? यदि कोई 5th क्लास का बच्चा मुझसे आके पूछे कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स में करूं क्यों, तो मैं कहूंगा फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, कोई भी चैप्टर जहां भी आपको वेक्टर को ऐड करना है वहां पे ये कैलकुलेशन यूज होना है। यदि आपको कैलकुलेशन मतलब नहीं आता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कई बार जो लोग पढ़ के आते हैं मेरे पास 11th 12th में ड्रॉपर में आते हैं, तो उनको आता तो है लेकिन आता नहीं है। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब पता है कि ये चीज होती है, लेकिन जब उसको अप्लाई करने की बात आती है, यहीं पे डिफरेंस होता है कंपटीशन और एकेडमिक। स्कूल में अच्छा करना है आपको, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसकी डेफिनेशन याद करो, डेरिवेशन याद करो, बढ़िया लिख दो। मैं कोई स्कूल की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कंपटीशन में जेईई मेन, एडवांस, नीट ये सब निकालना है तो आपको ब्रेन को चलाना ही पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो मैंने पढ़ा है इसको मैं अप्लाई कैसे करूं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपन लोग इसको साफ कर देते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर यहां पे अपन को मेनली 3 लॉ पढ़ने हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ ट्रायंगल और लॉ ऑफ पॉलीगॉन। सबसे पहले मैं इसको यूज करूंगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। मैक्सिमम कैलकुलेशन कहीं ना कहीं इसी से ही सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका मैंने दूसरा नाम बाहुबली लॉ भी रखा है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, समझना। देखो बेटा, ये एरो है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेड, और इसको बोलते हैं टेल। अच्छा, मैं इसको पढ़ाने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूं, बहुत छोटी सी बात है, आपको कभी इसकी कंफ्यूजन ना हो।
इसकी आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। जैसे ये वेक्टर है मेरे पास ये कोई भी वेक्टर है, मुझे इसको शिफ्ट करना है। आप इसको यहां भी ले जा सकते हो, 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 लेकिन आप जरा मेरी बात समझने की कोशिश करना। देखो, जब भी आप इसको शिफ्ट करो, ट्रांसफर करो, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए और ना ही डायरेक्शन। मतलब ये सारे वेक्टर ए हैं, मतलब आप इस वेक्टर को कहीं भी ऐसे शिफ्ट कर सकते हो। बस आपको क्या याद रखना है, ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज, जैसे ये ए नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी लेंथ कम हो गई, मैग्नीट्यूड कम हो गया। ये भी ए नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ गया। दो लॉजिक बोल सकते हो, डायरेक्शन भी चेंज हो गई और मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया। मैं कहूं क्या ये वेक्टर है? बिल्कुल नहीं। ये है? बिल्कुल नहीं। लॉजिक बताओ, ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ गई। इसके ये वाला क्यों चेंज हो गया? क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। यदि मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, कोई भी चीज चेंज हो जाए तो फोर्स, वेक्टर, क्वांटिटी चेंज हो जाती है। वेक्टर किस किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों में से या तो दोनों या कोई भी एक चेंज हो जाए तो वो वेक्टर चेंज हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे? मान लो आपको ऐसे सोचो, आपका घर इधर है और आप ऐसे जा रहे हो और आपकी वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज कर दी, तो अब आप यहां पहुंचोगे क्या? मैग्नीट्यूड सेम है। यदि किसी ने आपकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया तो आपका क्या घर पहुंच जा पाओगे? नहीं। तो ऐसे ही आईआईटी की भी पढ़ाई है बेटा। आईआईटी की पढ़ाई में आपको कैसे पढ़ाई करनी है ये बहुत मैटर करता है। देखो, यदि आप ये आईआईटी है या नीट है, जो भी आपका गोल है और आपकी डायरेक्शन ये है तो आपको 100% मिलेगा। और यदि आपकी डायरेक्शन ये है तो इसका कंपोनेंट आएगा जो आपको कुछ ना कुछ दिलवा देगा। लेकिन यदि आपकी डायरेक्शन ये है तो आप कभी भी इसकी साइड आ ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका कंपोनेंट ही नहीं है। कई लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं, दिन भर आईआईटी के सपने देखते हैं, उनको लगता है कि आईआईटी की तैयारी करने से आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कहूंगा जो लोग ये दिन भर सोचते हैं, कंटिन्यूसली ये डिस्कस करते रहते हैं कि आईआईटी करनी है, मुझे आईआईटी में ये कॉलेज मिलेगा, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जो आईआईटी की तैयारी करता है वो आईआईटी के बारे में कभी सोचता ही नहीं है। वो सोचता है सब्जेक्ट के बारे में। आपको सब्जेक्ट समझना है, सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी है और सब्जेक्ट को हाईएस्ट लेवल पे ले जा सकते हो। देखो, एक चीज याद है ना, कोई भी स्टूडेंट होता नहीं है, अपने आप को बनाता है। आपका लेवल क्या है उससे कोई मैटर नहीं करता है। आपकी अप्रोच कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। आपके अंदर सिर्फ 2-3 पॉइंट होने चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, हार्ड वर्किंग, और हमेशा दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, मुझे अपने आप को बनाना है और सब्जेक्ट के बारे में सोचना चाहिए, सब्जेक्ट के सपने देखने चाहिए कि मुझे इसमें ये करना है, इसको मुझे ऐसे करना है। आईआईटी अपने आप निकलेगी। कई लोग इधर उधर दुनिया भर का मुंह मारते रहते हैं, उनका कुछ नहीं होता। चलिए, हम फिर कभी और इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। अपन लोग अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अपन लोगों ने सीख लिया बेटा, कंपोनेंट्स के बारे में माइंड में क्लियर है। और भी मैं आगे जब जब जरूरत पड़ेगी जिस एंगल से, उस एंगल से बताऊंगा। आईआईटी के अंदर 2 खास बात होती हैं। एक तो उनको प्रेशर में काम करना आता है और दूसरा उनको हर चीज को एक देखने का जो नजरिया होता है, जो एंगल होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है। और मेरी कोशिश होती है मैं आपको यही एंगल डेवलप करवाऊं, आपको दोनों में ही काम करना सिखाऊं। आपको प्रेशर में भी वर्क आना चाहिए, बहुत सारा लोड है और टाइम कम है, हमें आ भी नहीं रहा है, फिर हम कैसे मैनेज करें। बहुत सारे लोग प्रेशर में आ जाते हैं, हम तो कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको यदि प्रेशर टैकल करना नहीं आता तो आपके अंदर आईआईटीएन वाली कोई खूबी नहीं है। और आपको यदि चीजों को देखने का नजरिया नहीं है अलग एंगल से, तो भी आपके अंदर आईआईटीएन की खूबी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अपने आप को चेंज करके। और इसीलिए मैं आपको YouTube पर कुछ वीडियो डाल रहा हूं कि आपको एक डायरेक्शन मिले, आपको पढ़ने का तरीका मिले। मैं बहुत बेकार पढ़ाता हूं, मैं कोई बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता हूं, गलत फहमी मत रहना। मैं सिर्फ
सब्जेक्ट को सोचने का तरीका सिखाता हूं। जो आईआईटी या नीट के लिए रिक्वायरमेंट है वो एंगल डेवलप करने की कोशिश करता हूं, और यदि मैं इसमें कामयाब हो गया तो सिलेक्शन आपका पक्का। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, सपोज दैट टू वेक्टर्स हैं ए एंड बी, मुझे इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को क्या करना है? मुझे ऐड करना है। मैं आपको थोड़ा सा और सामने कंपेरिजन बेसिस पे जल्दी लॉ ऑफ ट्रायंगल, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आंसर सेम आता है, इसको समझने की कोशिश करना। मैं बार बार मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, एमईसी हो गया, बहुत सारी जगह पर बहुत रिपीट करता हूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को रिवर प्रॉब्लम में दिक्कत आती है, अभी आपने नाम नहीं सुना होगा, मैं बता देता हूं। वेक्टर में बहुत सारी बुक्स में रिवर प्रॉब्लम, रेन प्रॉब्लम, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन, ये सब इंट्रोड्यूस किया है। वेक्टर चैप्टर ऐसा है कि इसमें पूरी फिजिक्स पढ़ाई जा सकती है, लेकिन मैं रिलेटिव मोशन को आपको अलग से पढ़ाना पसंद करूंगा। पूरा यही खेल है इसमें। आपको समझना है कि लॉ ऑफ ट्रायंगल और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या है। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो बेटा ऐड करने का तरीका मैं आपको बताऊं, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी भाषा में जो आपको समझ में आ जाए। दोनों के टेल से टेल मिले होने चाहिए। बोलो क्या बोला मैंने? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में दोनों के टेल से टेल मिले होने चाहिए। इसका नाम मैं बाहुबली लॉ भी बोलता हूं, बाहुबली। क्यों? इन दोनों को पकड़ो। अच्छा बताओ, रिजल्टेंट कहां आएगा? अभी फील किया था बीच में, आपको याद है बाहुबली में धनुष था, उसको पकड़ा, खींचा, पुल किया और छोड़ा तो एरो गया। आप सोचो बेटा, आपको चलो अर्जुन बनाते हैं हम लोग, बाहुबली से भी बढ़िया बनाते हैं। जैसे ये है, आप लोगों ने इसको पुल किया, मुझे बताओ यदि दोनों साइड फोर्स यदि इक्वल है तो कहां जाएगा एरो? बीच में। और यदि आपने ये वाला ऊपर वाला फोर्स बड़ा कर दिया, ये वाला छोटा, तो एरो कहां जाएगा? ऊपर की साइड। और ये वाला फोर्स तो इस साइड। आपको बस आपकी बॉडी, आपके जो हाथ हैं, फिंगर है, थंब है, वो उसी टाइप से वर्क करना चाहिए जो कैलकुलेशन बैठता है। इतना आ गया तो आप भी अर्जुन बन सकते हो। ठीक है ना बेटा। तो इसलिए मैंने इसका नाम क्या रखा? बाहुबली लॉ। तो जब भी ये फिजिक्स में आता है, दो फोर्सेस आते हैं, दो वेक्टर आते हैं, तो मैं कैसे बोलता हूं? पकड़ो, खींचो, छोड़ो, ऐसे चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे ये होता है लॉ ऑफ ट्रायंगल। दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं डिफरेंस बताने वाला था। इसमें फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड के टेल को मिलाओ। सेकंड कौन है? बी। हम लोग कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं? ए प्लस बी। तो सेकंड वेक्टर कौन है? बी। इसको शिफ्ट करो, अभी सिखाया था। क्या चेंज नहीं होना चाहिए? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड के टेल को मिलाओ, फिर फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड को मिलाओ। इसको बोलते हैं ए प्लस बी। एक बार, अभी मैं लॉ ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ा रहा हूं, इसको मैं अलग से बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बता रहा हूं। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें हेड से टेल मिलाव होता है। किसमें? लॉ ऑफ ट्रायंगल में हेड से टेल मिलाव होता है, और बाहुबली लॉ में टेल से टेल। डिफरेंस बोलो जल्दी से। बाहुबली लॉ क्या था? टेल से टेल। और लॉ ऑफ ट्रायंगल में हेड से टेल। डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक बार मैं दोनों को इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर से मिक्स करूंगा और आपको आइडेंटिफाई करने को बताऊंगा। देखो दोनों से आंसर सेम आते हैं, बस आपको यह समझ में आना चाहिए यहां पर ये अप्लाई करना है और यहां पर ये अप्लाई करना है। एक एक कंसेप्ट में क्लियर करता हूं आपका। ठीक है बेटा? तो अपन लोग इसको साफ कर देते हैं, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है? एक बार फिर से मैं भूल गया, मुझे बताओ जल्दी से, क्या बता रहा था? लॉ ऑफ ट्रायंगल में हेड से टेल और इसमें टेल से टेल। अच्छा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम समझते हो ना कैसा होता है? मुझे पता नहीं है। ये बी है तो इसको उठा के कॉपी, कंप्यूटर पे करते हो ना कॉपी पेस्ट, इसको कॉपी करो और इस पे पेस्ट कर दो।
इसको कॉपी करो और इसको पेस्ट कर दो, ये क्या बन गया पैरेललोग्राम। ये ए है तो ये भी ए, ये बी है तो ये भी बी। अच्छा ये ए है, ये क्यों हुआ, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना डायरेक्शन चेंज हुई। ये बी है, ये बी क्यों हुआ, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ और ना डायरेक्शन चेंज हुई। इन दोनों के टेल से इन दोनों के हेड को मिलाओ तो इस यहां से यहां तक के जो भी लेंथ होगी या जो भी नेट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए प्लस बी। अंडरस्टैंड कर रहे हो, इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या फिर बाहुबली लॉ। इसको मैं बाहुबली बोलता हूं, पूरी फिजिक्स में रिकॉल कराऊंगा। देखो बाहुबली लॉ लग रहा है। बाहुबली में क्या देखना है अपन को, टेल से टेल। एक बार फिर से, अब मुझे बताओ जरा, ए ये है और ये बी, मैग्नीट्यूड रखा है मैंने और ये एंगल था इनके बीच का थीटा, हॉरिजॉन्टल से कितना था थीटा। तो मुझे बताओ रिजल्टेंट क्या होगा। देखो एक बार फिर से, ये बी है तो ये बी होगा, मैग्नीट्यूड सेम है, ये तो ए होगा, रिजल्टेंट ये। अच्छा एक बार मुझे ए प्लस बी का मॉड ऐसे लिख सकते। अब मुझे ये लेंथ कैलकुलेट करनी है। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, फिजिक्स की बात करूं, मैथ्स वाले तो अपने अपने एंगल से सोचते हैं। मुझे तो जब भी कोई ट्रायंगल दिखता है मैं उसको राइट एंगल ट्रायंगल देखने की कोशिश करता हूं। क्या बोला मैंने, जब भी मैं ट्रायंगल देखता हूं उसमें क्या देखने की कोशिश करता हूं मैं, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या इसमें मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, आंसर है नो। राइट एंगल ट्रायंगल क्या ये 90 है, नो, कहीं 90 नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो उसको बनाओ। कैसे बनाऊं सर, देखो बेटा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो और इसको आगे एक्सटेंड कर दो। अब आपको यहां पर क्या राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ये वाला दिख रहा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, स्कूल में आता है डेरिवेशन, याद रखना। मुझे यहां से यहां तक की ये लेंथ पता है, ये तो पता ही नहीं, ये तो पता ही नहीं। ये थीटा है तो कंफर्म ये थीटा है। अरे भैया कंपोनेंट सीखे थे अपन लोगों ने, कंपोनेंट्स याद करो। थीटा के सामने ये क्या था, बी, तो कंपोनेंट थीटा के सामने वाला साइन और थीटा के इस साइड वाला कॉस। तो बताओ नेट। अब क्या लगा सकते, पाइथागोरस थ्योरम। देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, पाइथागोरस थ्योरम, ये सब कहां लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब लगा सकते हैं। तो बताओ क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इक्वल टू रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। बेस कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, ये ए है, ये बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। मैं आपको 11th की क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। यदि मैं इसको ड्रॉपर में पढ़ाता तो मेरी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती। फिर ड्रॉपर वालों को इतनी जरूरत नहीं पड़ती, नीट वालों को जरूरत पड़ती है। ये वाले पूरा आपको वीडियो स्पेशली नीट वाले, नीट कोई भी क्लास वाले हो, 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉपर में हो, वो सब लोग देखना। आईआईटी वालों के लिए बोलूंगा जो ड्रॉपर में है वो फास्ट करके भी चला सकते हैं, ठीक है ना। इसको तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैं उनको बता रहा हूं 11th में, ये रिकॉर्ड मेरा पर्पज ये है कि जिन लोगों को फिजिक्स में फोबिया होता है, डर लगता है स्टार्टिंग में, उनको ये चैप्टर में इंटरेस्ट आए, और इसमें आया तो आगे भी दिख आएगा। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी, बी कितना है, बी कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, ए स्क्वायर, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। वैसे तो मुझे डायरेक्ट लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं डिटेल में लिख रहा हूं इसको। 2ab cos थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो क्या कितना हो गया ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एंगल ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट किसको बोलोगे एंगल, देखो ये रिजल्टेंट है और ये ए से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो हम लोग अल्फा कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ।
टेन अल्फा। टेन अल्फा कितना होता है मैं भूल गया, टेन पता है आपको, 10th क्लास में क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंड को कौन है, बी साइन थीटा अपॉन, अपॉन बताओ बेटा क्या हो जाएगा, बोलो, ये टोटल ए प्लस बी कॉस थीटा। सबको दिख रहा है? अच्छा मुझे बताओ यदि आपसे ये वाला एंगल पूछते तो कैसे निकालते, टेन बीटा, ये बीटा कैसे निकालते, इसको बेटा घर से करके लाना, ठीक है बेटा, ये दिमाग में आ गया। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ये बीटा कैसे निकाला था, क्या वैल्यू होगी, जल्दी से नोट करो। तो बाहुबली लॉ में क्या था, बाहुबली लॉ दोनों के टेल से टेल मिले होने चाहिए, ए प्लस ए बी है तो रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों को पकड़ो खींचो छोड़ो बीच में जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर, या फिर ए प्लस बी, ये दोनों बातें एक ही हैं, इसको सी भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हो। मतलब टू फोर्सेस को हम लोग, इन दोनों वेक्टर को हम लोग एक सिंगल वेक्टर से रिप्लेस कर सकते, जो इन दोनों का आंसर होगा वही ये होगा। और मैं मोड पूछूं तो एक बार फिर से बताओ जल्दी से, मोड कैसे निकालोगे, रूट रट लो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, एंगल ऑफ रिजल्टेंट टेन अल्फा क्या होता था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। रट लिया आप लोगों ने, याद है? अच्छा मुझे बताओ इसकी जगह F1 F2 होता तो फॉर्मूला बताओ, F1 प्लस F2, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। यदि वेलोसिटी होती तो V1 V2 होता, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कॉस थीटा। यहां पे मोमेंटम होता P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 V2 कॉस थीटा। दिमाग ऐसे चलाना स्टार्ट कर दो, कोई भी दो वेक्टर हो, फिजिक्स के कोई भी दो वेक्टर हो, उनको ऐड करना है तो इसका फॉर्मूला ये हो गया। आ रहा है समझ में? अब मैं आपको कुछ कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, वो इस चैप्टर के लिए नहीं सिखा रहा हूं। सबसे पहले दिमाग में ये सेट कर लो, ये मैं फिजिक्स के लिए सिखा रहा हूं। 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक जब मैं स्टार्ट करता हूं कूलॉम्स लॉ, तब भी बताऊंगा। यदि आप कूलॉम्स लॉ का मेरा देखोगे सेकंड लेक्चर तो उसमें वेक्टर एडिशन सेकंड या थर्ड में आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रहा हूं, ना कि इस चैप्टर के लिए, इसलिए इसको दिल से पढ़ना, खुश होके पढ़ना, बोरियत होके मत पढ़ना। देखो बेटा, यदि दो फोर्स है, चलो फोर्स के टर्म में लिख लें थोड़ी सी और ऐसे ही बोल के बताओ, जल्दी से बोलो क्या होगा आंसर, रूट F1 स्क्वायर, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, जरा तेज बोलो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। और एंगल ऑफ रिजल्टेंट बोलो टेन अल्फा क्या आएगा, सेकंड वेक्टर कौन था, F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। बेटा बात समझ में आ रही है? अब देखो बिल्कुल बेसिक लेवल से, फिर मैं इसके और आगे चीजें बताऊंगा। दो फोर्स हैं जिनकी डायरेक्शन सेम है, याद है स्टोरी सुनाई थी पहले वाले लेक्चर में, 2 + 5 7, याद है 7 कैसे आया था, यदि दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो सिंपल एडिशन, एंगल 180 हो तो सब्ट्रैक्शन। चलो मैं बताता हूं, यहाँ कैलकुलेशन है, फिर वो स्टोरी को रिलेट करेंगे, नहीं तो आप सोचोगे उस स्टोरी का तो यूज ही नहीं आया, और आप तो कह रहे थे कि इसके क्वेश्चन भी आएंगे, सब बताऊंगा। तो मुझे बताओ इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, एक बार मैं रिस्पेक्ट के साथ, रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अच्छा दोनों के बीच में एंगल कितना है, जल्दी से बोल के बताओ मुझे, 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ जल्दी से मुझे, 1। तो यहाँ पे F नेट कितना हो जाएगा, cos 0 1, और ये अपने आप में क्या है, F1 प्लस F2 होल स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल, ये आंसर आया F1 प्लस F2। यदि इसकी जगह पर ये है, मान लीजिए F1 इज ग्रेटर देन F2, इसको लगाने के लिए हम लोग क्या सोच रहे हैं, यहां पर टेल से टेल, हम लोग क्या लगा रहे हैं, टेल से टेल।
नेट F1 माइनस F2, नहीं एक मिनट पूरा करके दिखाता हूं डायरेक्ट आंसर। थीटा कितना है 180, cos 180 स्पेशली नीट और 11th वाले स्टूडेंट cos 180 कितना होता है -1, मैथ्स वालों को तो आता है ये सब। नेट कैसे निकालेंगे, रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 180, cos 180 कितना होता है -1 F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 F2 cos 180 -1, ये अपने आप में क्या है F1 माइनस F2 होल स्क्वायर, पढ़ा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस है तो स्क्वायर से कैंसिल F1 माइनस F2। आ रहा है बेटा समझ में। यदि मैं इसकी जगह पर 90 लेता तो इसी में रख दूं कि अलग से करके बताऊं, cos 90 क्या 0, तो ये वाला टर्म 0, तो आंसर कितना आएगा एफ नेट रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। और यदि दोनों के एंगल ऑफ रिजल्टेंट पूछता तो मुझे नहीं पता इनमें से कौन ग्रेटर है, एफ नेट, ये हो गया एफ नेट, मतलब इन दोनों की जगह ये सिंगल फोर्स, तो tan अल्फा कितना होगा परपेंडिकुलर F2 अपॉन F1। अच्छा मुझे बताओ ये एंगल पूछते तो कैसे निकालते, tan बीटा, जल्दी बताओ, दिमाग चलाओ। इसके लिए ट्रायंगल बना लो, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ये हुआ, थीटा के बगल वाला कौन होता है बेस। बहुत सारे लोग पहली क्लास में जब 11th में आते तो मैं बताता हूं, बहुत सारे लोग बेस इसी को बोलते, एंगल के अकॉर्डिंग सोचना है आपको। किसके अकॉर्डिंग सोचना है, एंगल के। थीटा के बगल वाला क्या होगा बेस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस कौन है ये किसके इक्वल है बताओ जल्दी से। एक मिनट जाओ, tan थीटा परपेंड को चाहिए, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंड को कौन है एफ, ये कौन है F1 अपॉन F2। आ रहा है बेटा जल्दी से नोट करो। और यदि इसकी जगह पर हम, दिख रहा है सबको, F एंगल 90 होता तो अब मुझे बोल के बताओ नेट कितना आएगा, कॉमन सेंस 45 कैसे पता चला, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, इसमें वैल्यू पुट कर दो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर, तो ये कितना आएगा F रूट 2। ये गाना याद करना है, पहले नोट करो फिर गाना याद। सेम डायरेक्शन में सिंपल एडिशन, अपोजिट डायरेक्शन में सिंपल सब्ट्रैक्शन, और एंगल 90 हो तो पाइथागोरस थ्योरम। पूरी फिजिक्स में मैं यही बोलने वाला हूं और यही आपके दिमाग में मैं सेट करने वाला हूं, जल्दी से नोट करो। इसको मैं कम से कम 15-20 बार आपसे सुनना पसंद करूंगा, 15-20 बार अलग अलग एंगल से। मुझे जल्दी से बोल के बताओ, यदि दोनों वेक्टर, फोर्स की जगह वेलोसिटी होती, मोमेंटम होता, इलेक्ट्रिक फील्ड होती, मैग्नेटिक फील्ड होती, कुछ भी होता, सेम डायरेक्शन का मतलब कितना 0, और सेम डायरेक्शन में है तो आंसर क्या आएगा जल्दी से बोल के बताओ F1 प्लस F2। सिंपल एडिशन दिमाग में कब आएगा, जब एंगल 0 होगा। और यहां पर यदि दोनों के बीच में एंगल 180 हो, यदि यहां पर एंगल 180 है तो क्या होगा F1 माइनस F2। सब्ट्रैक्शन कब आएगा दिमाग में, जब एंगल 180 हो, और एंगल 90 हो, तो जल्दी से बोल के बताओ दिमाग में क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। याद हो रहा है, एंगल 0 सिंपल एडिशन, एंगल 180 सब्ट्रैक्शन, एंगल 90 पाइथागोरस थ्योरम। कोई और एंगल तो फॉर्मूला हमारे पास है, कौन सा फॉर्मूला, रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है ना। और FF होता तो क्या होता जल्दी बोल के बताओ, F रूट 2, और एंगल कितना होता 45, इसमें 45 नहीं होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये समझ लो पूरी फिजिक्स में कम से कम 15-20 बार यूज होता है। अच्छा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, बाहुबली लॉ लगाते समय किस बात को याद रखना है, टेल से टेल मिला होना चाहिए। अभी मैं बेवकूफ बनाऊंगा थोड़ी देर बाद,
आप लोग भूल जाओगे तब बनाऊंगा बेवकूफ, अभी तो याद रहेगा आपको। एफ एंगल 60, इसका भी रिजल्ट रटना है, एक बार मैं लिख के बता रहा हूं। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बोल के बताओ बेटा, 1/2, और 1/2 पुट करोगे, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, एफ स्क्वायर 3f स्क्वायर, बाहर आएगा f√3। एक बार जल्दी बोल के बताओ, एफ एंगल 60 f√3। क्या बात याद रखना है, टेल से टेल मिला होना चाहिए। आ रही बात समझ में? एफ एंगल 120 हो तो क्या बताएंगे हम लोग, जल्दी बताओ। cos 120 कितना होता है, मैं भूल गया, जल्दी बताओ। -1/2, यहां -1/2 पुट करो तो माइनस आ जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, एफ एंगल 60 f√3, एफ एंगल 120, क्या आएगा आंसर, एफ। ये बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए, कई बार यूज होने वाले, वहां पे डायरेक्ट यूज करूंगा मैं, ठीक है ना। एंगल ऑफ रिजल्टेंट बीच में आएगा 60, इसके बीच में आएगा 30, याद हुआ ये। यदि आपको ये नहीं आता तो आपको वेक्टर ही नहीं आता, और वेक्टर नहीं आता तो आपको क्वेश्चन में बहुत अच्छी पकड़ नहीं है। मैं आते ही आपको सपने में पूछूं रात के 2 बजे एफ एंगल 60, सबसे पहले किस बात पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, टेल से टेल मिले कि नहीं मिले, मिले हैं तो आंसर क्या बोलोगे, f√3। एफ एंगल 120, जल्दी से क्या पहले देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, टेल से टेल, आंसर क्या बोलोगे, एफ। और इसका नाम क्या है, बाहुबली लॉ। चलिए आगे बढ़े। मैं यदि ये फिजिक्स में 50 बार, मतलब पता नहीं कितने बार होता है, मतलब मैं तो इसको स्पेशली ये सर्कुलर मोशन, NLM, सेंटर ऑफ मोमेंटम, रोटेशन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो कम से कम 10-15 बार यूज हो जाता है। MEC कितने जगह कैलकुलेशन है, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, मेरे साथ देखना। सबसे पहला मेथड 1, एक तो हमारे पास ट्रेडिशनल तरीका, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंगल बोलो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। और आप सब लोगों ने स्पेशली 11th वाले स्टूडेंट देखना, cos 2 थीटा कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक और फॉर्मूला होता है, सबसे ज्यादा फिजिक्स में ये फॉर्मूले यूज होते हैं। कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं फिजिक्स में, यदि फिजिक्स याद कर लो तो मेडिकल वालों का फिजिक्स मैथ्स का फोबिया ही खत्म। कुछ पर्टिकुलर इंट्रीगेशन है, इसकी क्लास में अलग से रिकॉर्ड करूंगा आपको, बिल्कुल जो सबसे ज्यादा यूज होता है। यदि आपको मैथ्स से डर लगता है, स्पेशली मैं मेडिकल वालों की बात करूं, ये याद कर लो, प्रॉब्लम खत्म। अच्छा मुझे बताओ, इसकी जगह यदि मैं थीटा कर दूं तो इसको कैसे सोचा जा सकता है, 2 इंटू थीटा माइनस थीटा बाई 2। अब बनाओ फॉर्मूले, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। वैल्यू पुट करो, देखो ये 2f स्क्वायर हुए, 2f स्क्वायर, आप कहो तो कॉमन ले लें दोनों में, थोड़ा सा दिमाग चला लो, ये कॉमन ले लिया दोनों में। अब मुझे ऐसा फॉर्मूला सिलेक्ट करना है कि 1 माइनस कैंसिल हो जाए। सोचो ये वाला कि ये वाला, 1 है यहां प्लस है, -1 चाहिए, -1 इसमें आ रहा है, तो ये वाला पसंद करूंगा मैं। 2 2 जा 4, 4 बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा, 2 बचेगा, f बाहर आएगा, cos स्क्वायर का 2f cos थीटा। मैं इसको ऐसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं, इसको, वो तो मैं फर्स्ट और लास्ट बार बता रहा हूं, ऐसे मैं इस कैलकुलेशन को कभी नहीं करूंगा। मैं कैसे पसंद करूंगा, मेरे साथ देखो जल्दी से, कंपोनेंट लो, कंपोनेंट आते हैं, थीटा के बगल वाला cos और थीटा के साइड वाला साइन, एरो स्पेशली ध्यान रखना, इस तरफ वाला cos, इस तरफ वाला साइन, इसका इस तरफ वाला cos, एरो कहां आया, इस साइड, ये वाला साइन। क्या दिख रहा है, अभी स्टोरी बताई थी, सेम डायरेक्शन में ऐड, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट होंगे और कैंसिल भी होंगे। कैंसिल क्यों हुए, इक्वल एंड अपोजिट। सेम डायरेक्शन में ऐड, तो आंसर क्या आएगा, 2f cos थीटा। मेरा गाना पूरी फिजिक्स में, cos वाले ऐड, साइन वाले कैंसल, ये गाना पूरी फिजिक्स में चलेगा मेरा।
यहां पे देखो, जब भी ऐसा आएगा कॉस वाले ऐड और साइन वाले कैंसिल। और सोचो यदि मैं ऐसे दे दूं आपको, अब बताओ मेरा क्या गाना चलेगा। और इसका एनालिसिस आपको घर पे करना है। शॉर्टकट में कॉस साइन, कौन से कैंसिल हो रहा है, कॉस वाले कैंसिल, साइन वाले ऐड। तो यहां पे कॉस, ये कॉस कैंसिल, साइन साइन सेम डायरेक्शन में, तो इसका आंसर कितना आएगा 2f साइन थीटा। घर पर एक बार ऐसे पूरा एनालिसिस करना इसको, ये बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। जैसे मैंने बोला एक वेलोसिटी इस साइड, एक काम करो पहले नोट करो फिर मैं बताता हूं। फाइंड नेट वेलोसिटी। अब एक तो मेरे पास फॉर्मूला है रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा, ये मैंने आप लोगों को सिखाया है। फॉर्मूले वैल्यू पुट करोगे आंसर आएगा। या मैं इसको ऐसे सोचना पसंद करूंगा शॉर्टकट में, ये v है, ये v है, इनके बीच का रिजल्टेंट जस्ट बीच में जाएगा। बोलो यस सर। ये एंगल थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2। कॉस वाला इसके परपेंडिकुलर, कॉस वाला इस डायरेक्शन में, साइन वाला इस डायरेक्शन में। लिख के बताऊं क्या, इस डायरेक्शन में एक बार लिख देता हूं, इस थीटा के बगल वाला कॉस, थीटा के साइड वाला साइन। साइन इस तरफ वाला कैसे, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। स्टार्टिंग में बताया था हमने क्लास स्टार्ट करने से पहले, थीटा के साइड वाला कॉस और इस तरफ वाला साइन। क्या दिख रहा है, साइन वाले कैंसिल। ये कैंसिल वर्ड कब आएगा, जब इक्वल एंड अपोजिट हो, इक्वल एंड अपोजिट हो, सेम डायरेक्शन वाले ऐड। तो नेट आंसर 2v cos थीटा बाई 2। ये दिमाग में सेट कर लो। आया बेटा समझ में। अपने पास सेकंड मेथड क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको घर पे कर लेना, इस वाले मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मुझे पसंद कौन सा है, ये वाला, थीटा के बगल वाला कॉस, थीटा के साइड वाला साइन। सर 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 आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछो कि सर एक बार बताओ, यदि दोनों एंगल अलग अलग हुए, मान लीजिए ये अल्फा है और बीटा ये है, तो क्या होगा। और यदि दोनों के मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है तो क्या होगा। मैं अलग अलग एंगल से क्वेश्चन बना सकता हूं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन F1 एंड F2 नेट फोर्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन। कैसे क्वेश्चन बना सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड रिलेशन बिटवीन F1 एंड F2 नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन। सिंपल सी बात, मतलब एक्स डायरेक्शन में है तो दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, बोलो वाई वाले कैंसिल, यही होना चाहिए। और वाई डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा बताओ इसका, F1 साइन अल्फा माइनस F2 साइन बीटा। और Fy नेट कितना है, 0। 0 क्यों है, क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया होता तो 0 नहीं होता, क्वेश्चन में दिया है ना। तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स, ये रिलेशन हो गया, F1 साइन अल्फा इक्वल टू F2 साइन, ये बीटा है सॉरी, साइन बीटा। ऐसे फिजिक्स में अलग अलग एंगल से सोचना सीखना पड़ता है, इन्हीं में कंसेप्ट को अप्लाई करवा देते हैं, इसी टाइप के कैलकुलेशन को। यदि आपको कैलकुलेशन पे ही पकड़ नहीं है तो आप क्या क्वेश्चन सॉल्व करोगे। भले ही आपको थ्योरी आती हो, फॉर्मूला पता हो, लेकिन उसको कैसे अप्लाई करना ये वो मैथ्स है। चलिए इसको कर दूं। सर वैसे यदि दोनों मान लो कैंसिल नहीं होते तो सॉल्व कैसे करते, इसका निकालो fx। fx क्या आएगा, दिमाग चलाओ, मैंने बिना दिमाग चलाए, मतलब आप ऐसे लिख रहा हूं मैं, तो एक स्मार्ट बच्चा ऐसे ही लिखेगा। और fy सर ऊपर ही क्यों लिखा, नीचे क्यों नहीं लिखा, मुझे नहीं पता कौन बड़ा है, मोड लगा दूं। कैसे आया, चलाओ दिमाग। कॉस साइन, कॉस साइन,
कॉस वाला ऐड, साइन वाले सब्ट्रैक्ट के ऊपर आएगा। नेट बोलो, नेट कैसे निकालोगे? थीटा मान लो, अल्फा बीटा है तो थीटा मान लो, रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और एंगल ऑफ रिजल्टेंट नहीं, सॉरी, ये तो नेट है। एंगल ऑफ रिजल्टेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस अपॉन दिस। आया नहीं आया? नोट करो। चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे दिमाग में शॉर्टकट भी आता है और डिटेल भी आता है। हमें दोनों पे पकड़ बनानी है, जहां शॉर्टकट लगेगा वहां शॉर्टकट लगा देंगे, जहां डिटेल में, अभी डिटेल में, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो ना। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? सच बताऊं, 2 से ज्यादा आदि फोर्सेस हैं तो मैं तो ऐसे सोचना पसंद करता हूं, यदि सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड हो जाता, अपोजिट होते तो सब्ट्रैक्ट होता, 90 बनाता तो पाइथागोरस बनाते। 2 से ज्यादा फोर्सेस हैं तो मैं या तो उनको 0 डिग्री बनाना पसंद करता हूं या 180 या 90। बनाते कैसे हैं, कैसे बनाते बताओ? धनिया मिर्ची डाल के, कंपोनेंट्स लेके। तो देखो मैं चाहता हूं या तो फोर्स एक्स एक्सिस पे आ जाए या वाई एक्सिस पे आ जाए। अच्छा ऐसा कर क्यों रहा है? बेसिक क्वेश्चन। अब उनको पता है कि 0 डिग्री हो तो ऐड, एंगल 180 हो तो सब्ट्रैक्ट, और एंगल 90 हो तो पाइथागोरस। तो देखो ये ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में है, ये नहीं है, तो हम लोग क्या लेंगे? कंपोनेंट। आते हैं थीटा के बगल वाला कॉस, थीटा के इस साइड वाला साइन, और ये एफ ऑलरेडी है ही। और ध्यान से देखो तो दोनों साइड मैग्नीट्यूड सेम है। कैसे? साइन 45 कितना होता है? चाहे साइन 45 हो या कॉस 45, 1/√2 होता है। बोलो यस सर। तो बताओ ये अपने आप में क्या मान लो, ये भी फोर्स सेम है, ये भी फोर्स सेम है, तो नेट आंसर क्या आता है बताओ? दिस √2 F1 प्लस F1 cos 45 इंटू, या एक काम करो पूरा लिख के बताएं क्या? चलो लिख देते हैं। आप में से जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत ना आए। F प्लस F1 cos 45 1/√2 F, ये कितना आएगा? F1/√2। अब देखो, अब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है, और सेम दिख रहा है तो नेट आंसर क्या आएगा? ये एंगल बनाएगा 45, बोलो यस सर। और नेट आंसर क्या आएगा? दिस √2। कैसे? नहीं आ रहा है तो पूरा लिख के देखो, रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, पाइथागोरस। क्यों? 90 डिग्री बना रहा है √2, और √2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आया? F√2 प्लस F1। ये है मेथड 1। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पसंद नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं सिखाऊंगा, जब फर्स्ट टाइम सिखाऊंगा तो ये सारी बात बताऊंगा कि ऐसे सॉल्व करना होता है। सेकंड मेथड देखो, सोच लो इसके बारे में, रफ कॉपी निकाल के करने की कोशिश करना। अभी आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो, अभी टाइमिंग पे जोर मत देना। एफ थोड़ी देर के लिए इसको हाइड कर दो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? F√2। एंगल कितना बनेगा? 45, और ये भी 45 बना रहा है, और सेम डायरेक्शन में क्या होता है? ऐड। सर इतना आसान है? हाँ आसान तो है, लेकिन आपको सारी बातों पे विचार करना पड़ेगा। क्या बातें? यदि ये 2F होता तो शॉर्टकट नहीं लगता, ये 30 डिग्री होता, 45 नहीं होता, तो भी हमें ऐसे करना होता, शॉर्टकट नहीं लगता। शॉर्टकट कब लगता है? शॉर्टकट का थॉट्स कब आता है? एंगल 0 हो, 90 हो, 180 हो। ये 90 था, इन दोनों का रिजल्टेंट इसके साथ 0 डिग्री बना रहा था, इसलिए शॉर्टकट का थॉट्स
आया। तो आपको चेक करना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ, क्या आपके दिमाग में इस क्वेश्चन के अंदर शॉर्टकट आएगा? आप में से कोई बच्चा कहेगा यस सर आएगा। क्यों आएगा? बेटा क्या इन दोनों का रिजल्टेंट 45 बनाएगा? नहीं सर। तो क्या इनके बीच में 180 बनेगा? नहीं सर। तो यहां मेरे दिमाग में शॉर्टकट का थॉट्स नहीं आएगा। मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के इसके कंपोनेंट लूंगा और पूरा सॉल्व करूंगा। लेकिन यदि ये एफ है तो क्या शॉर्टकट का थॉट्स आएगा? यस आएगा। कैसे? इन दोनों का f√2 एंगल कितना बनेगा? 45। और ये f1 ये भी एंगल 45। दोनों कितने हैं? 180। यदि ये 180 नहीं बनता, ये कोई और एंगल होता, तो मेरे दिमाग में शॉर्टकट का थॉट्स नहीं आता। इसलिए आपको पहले ध्यान से देखना है, सोचना है। पहले देखो, सोचो, फिर बोलो या फिर करो। ऐसे नहीं पहले ही कुछ भी बोल दिया। याद रखना नेट आंसर कितना आएगा। अब मुझे नहीं पता कौन बड़ा है, इस बात पे मुझसे बहस मत करना। सर F1 बड़ा हुआ, अरे बड़ा हुआ तो इसमें से लिख दो, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया। मॉड मतलब पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना? कोई दिक्कत? नोट करो फास्ट। मेरी क्लास में यदि आपको 2 into 2 भी नहीं आता तो भी आप पूछ सकते हो। चूंकि YouTube पर है तो इस टाइप से इंटरेक्शन करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब क्लास में होते हैं, चले भले ही वो 100 बच्चों की क्लास हो, 200 की हो, 50 बच्चों की क्लास हो, लेकिन बच्चे को 2 into 2 भी नहीं आता तो मैं फुल टू एंटरटेन करता हूँ। समझ रहा था? डर नहीं होना चाहिए टीचर को लेके। टीचर वो होना चाहिए जो कंफर्टेबल हो। बिल्कुल आप अपनी छोटी से छोटी बात को पूछ सको और मन में ये कभी एजिटेट नहीं करना चाहिए कि सर क्या सोचेंगे। अरे सर जो सोचेंगे सोचने दो, क्योंकि फ्यूचर आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। F ये F1 ये 45। पहले विचार करो क्या शॉर्टकट लगेगा। सोचो, करके देखो। इन दोनों का 45 90 हाँ लगेगा। शॉर्टकट का थॉट्स कब आता है? 0 90 180। ये बन जाए तो शॉर्टकट, और नहीं बन रहा है तो फिर जैसे मैंने बताया एक्स में कंपोनेंट लो, वाई में कंपोनेंट लो, सारे कंपोनेंट लेके सॉल्व कर दो। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक आपको। तो मुझे बताओ यहां पर इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? f√2। और ये एंगल कितना बनाएगा? 45। और ये भी कितना है? f1। ये एंगल कितना बना रहा है? 45। अब क्या आया? 90। 90 का मतलब सिर्फ ऐसे नहीं, ऐसे दिखे। 90 कैसे में भी हो सकता है। ये 90 है तो दिमाग में क्या आएगा? √a² प्लस b²। शॉर्टकट आया। अच्छा बताओ शॉर्टकट कब नहीं लगता? यदि इन दोनों के मैग्नीट्यूड डिफरेंट होते तो शॉर्टकट नहीं लगता। यदि ये एंगल भी डिफरेंट होता तो भी शॉर्टकट नहीं लगता। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं यदि इसकी जगह पर ऐसे दूं तो ये घर से करना। F यदि सबके बीच में एंगल 120 है, यहां पे लामीज थ्योरम भी बोलते हैं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यहां पे आंसर आता है 0। आप इसको करके देखना कैसे करोगे। जल्दी से ऐसे करना और ये F लिख देना और ये F लिख देना और ये एंगल 60 60 हो जाएगा। और फिर सॉल्व कैसे करोगे? थीटा के बगल वाला कॉस, थीटा के अपोजिट वाला साइन। जब पूरा सॉल्व करोगे तो एक्स वाले भी कैंसिल हो जाएंगे और वाई वाले। घर पे ट्राई करना। मैं अपनी बात को कंप्लीट करूं। एक क्वेश्चन और उल्टा सीधा जैसा मन में आए। F5F एंगल 37, 10F एंगल 53, 2F 5F एंगल 37 डिग्री, F यहाँ पे 20F एंगल ये मान लो 53 डिग्री है और इसको मान लो F। फाइंड F नेट। सर ये कैसे सॉल्व करेंगे? अरे कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में दम ही नहीं है। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप जरा याद करो।
यदि सारे फोर्सेस या तो 0 डिग्री बनाते या किसी के साथ 180 बनाते या फिर 90 बनाते तो प्रॉब्लम सॉल्व। बोलो ऐसे क्वेश्चन 1 आ जाए, 10 आ जाए, 50 फोर्स आ जाए, हजारों फोर्स लगे, ऐसे फोर्स की, ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच क्या होती है बताओ? अपन को क्या पता? 0, 180, 90 दिख रहे? नहीं सर, सबके बीच में नहीं है, तो हमें क्या लेना चाहिए? कंपोनेंट्स। क्या लेना चाहिए? कंपोनेंट्स। अब सोचो, अब यहां पर एक दिक्कत है, 11th वालों ने पढ़ रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना पसंद करूंगा। 37 एंड 53 की वैल्यू रटना है। ये वैल्यू आई तो कैलकुलेशन आसान। यदि इसकी जगह में 60, 30, 45 देता तो आपको वैल्यू तो याद है, लेकिन कैलकुलेशन फंस जाते। तो 37 और 53 आ जाए तो ये सोच लेना कैलकुलेशन आसान है। कैसे? जब भी 37, 53 आएगा, 3, 4, 5 या फिर 6, 8, 10 आएगा दिमाग में, बोलो यस सर। बताओ 3, 4, 5 बोल के बताओ, कौन है 3, कौन है 4? 5 ये होता है हाइपोटेन्यूज। अब आपके ऊपर है 3 कौन लिखना है, 4। यदि मान लो ये 37 है तो एंगल के सामने वाली स्मॉल साइड और ये बड़ी, दिमाग चला। यदि ये 37 होता तो ये 3 होता और ये 4 होता। तो जल्दी से बताओ। अच्छा, यहां पे यदि 53 होता तो अब बोलो क्या होता? ये तो कन्फर्म है ये 5 होगा। सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। और एंगल के सामने वाला साइड कैसी होगी? बड़ी। बड़ा एंगल, बड़ी साइड, छोटे। आया? तो बोलो यहां से साइन 37 बचपन में सीखा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 37 बोलो जल्दी से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन 37 बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आया? पहली क्लास में 11th में मैं यही सिखाता हूं। साइन 53 बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 53 बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन 53 इनको रट जानी चाहिए। लेक्चर लंबा हो रहा है, इस वजह से मैं इसको याद नहीं करा रहा हूं, नहीं तो क्लास में ही याद कराता सबसे पहले 5 मिनट आपको। चलिए, आप सामने लिखिए, आप देख सकते हो। तो बताओ इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या है? हमें यहां पर कंपोनेंट्स लेने हैं। कंपोनेंट्स क्यों ले रहे हैं? कैलकुलेशन करने के लिए, एंगल 0, 90, 180 बनाने के लिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे ही सोचना है। और भी बहुत सारी चीजें देखो, ये एफ इसके कंपोनेंट लेने नहीं, अपन को 0 कहाँ देखना है? इस पर और इस पर। ये तो है, ये नहीं है। थीटा के बगल वाला कॉस। तो एक काम करो, कैलकुलेशन करते जाएं कि लिखें? बहुत सारे फोर्स हैं, चलो लिख देते हैं। इस तरफ वाला 5f cos 37 और इस तरफ वाला 5f sin 37। याद रखना, कंपोनेंट्स हमेशा दोनों आते हैं, एक नहीं आता, दोनों आते हैं। कॉस भी और साइन भी, रेक्टेंगुलर है ना। ये वाला कॉस कौन सा होगा? कॉस 53 और ये वाला साइन 53। ये 2f तो ऑलरेडी है, इसके कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। कोई दिमाग में कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं है तो बोल के बताओ मुझे। ये वाला कॉस और ये वाला साइन, एक एक करके लिख रहा हूं मैं, कोई भी ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया। ये वाला f, इसमें शॉर्टकट भी लग सकता है लेकिन मैं लगा नहीं रहा हूं, ठीक है ना। जैसे ये 53, ये 53, इसमें से इसको माइनस कर सकते, बस मैं डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं। अपन लोग क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं अभी। इस तरफ वाला cos 20f cos 53, इस तरफ वाला 20f sin 53। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? भजन करेंगे? बिल्कुल नहीं बेटा। सॉल्व आता है? कैसे सोचोगे? cos ये सब सेम डायरेक्शन में एंगल 0 बनाता है तो क्या करते? एडिशन, सिंपल एडिशन। तो बताओ इन दोनों को ऐड करो। cos 37 वैल्यू पुट करो मेरे साथ, 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 4 आया। ये 4 आया, याद रखना। f और 4, ये f हो गया, अलग से लिख देते हैं, 4f हो गया, प्लस
cos 53 बोलो कहाँ है 53, ये वाला 3/5, 5 से ये 2 बार, 3 2 जा 6f, तो इस तरफ कितना आया 11f। दिमाग चल रहा है ऐसे ही। अब इस साइड करके देखो, रफ पेज पर आप लोग, मैं तो जस्ट एक्टिंग कर रहा हूँ, ऐसे ओरली भी कर सकता हूँ, इतना करने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे। ये वाला f तो है ही, ये वाला 5f sin 37, sin 37 3/5, 3/5, 5 से 5 कैंसिल 3f, प्लस ये वाला cos 53 3/5, 5 से ये 4 बार, 5 से ये कितना हो गया 4 बार, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15 प्लस f कितना हो गया 16f। अब ऊपर वाला देखो 5f sin 37, sin 37 3/5, 3/5, 5 से 5 कैंसिल, ये आया 3f, प्लस ये वाला 10 sin 53 4/5, 2 बार कैंसिल हुआ, 4 2 जा 8, चेक करना कैलकुलेशन मिस्टेक तो गलती आपकी, आप लोग बता नहीं रहे हो मुझे, 2f प्लस cos 53 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया 3f। कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, कैलकुलेशन करना, गड़बड़ है तो आपको ही चेक करना है, मुझे याद नहीं है, मैं तो अपने मन से बनाता हूँ। कितना हो गया ये 3 5 13 16, ऊपर आया 16f, नीचे फिर से नीचे करो बेटा 20f sin 50, एक ही है तो ये सिंपल sin 53 4/5, 4 16f। अरे यार क्या बात है, मजेदार बात, तुक्का इत्तेफाक, कैंसल, नेट कितना बचा 16 माइनस f 5f, तो बताओ आंसर कितना आया 5f, या फिर नेट डायरेक्शन आंसर वेक्टर फॉर्म में क्या होता 5f, डायरेक्शन क्या है माइनस i कैप। आया, कैलकुलेशन देखना, हो सकता है गड़बड़ हो। एक और दे दें घर के लिए, करोगे बोलो, कॉपी करो जल्दी से। ये आपको इस चैप्टर के लिए नहीं सिखा रहा हूं। आप यदि बुक्स वगैरह उठाओगे तो आप बहुत सारी बुक्स में ये सब क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं, ये फिजिक्स के लिए है। आपको इसको बिल्कुल दिमाग में सेट करना है, कंपोनेंट कब लेते कब नहीं लेते। ये हो गया 5f 37, ये हो गया 10f, ये भी 37, उल्टा सीधा कुछ भी मन में आए 2f। 37 53 इसलिए ले रहे कि आपका आंसर आ जाए, 60 30 भी ले सकते, कैलकुलेशन है करते रहो। अपन कैलकुलेशन थोड़ी ना सिखा रहे, आपको फिजिक्स सिखा रहे, इसलिए कैलकुलेशन ऐसे लेने की कोशिश कर रहे। ये 10f है, ये 37 है, वैसे तो शॉर्टकट भी लग सकता है लेकिन मैं लगाने की नहीं कर रहा हूँ कोशिश। यहाँ पे 5f ले लो, यहाँ पर फिर से ले लो, ये ले लो 37 डिग्री और इसको लिख लो 20f, यहाँ पे 2f है, 3f लिख लो, यहाँ पे फिर लिख लो, क्या लिखना है 53 लिख लो, चलो, और इसको ले लो 10f। घर से करके लाना फाइंड f नेट। कैसे सोचोगे, यदि सारे फोर्सेस 0 180 90 बनाते तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व भी है, थोड़ी सी मेहनत है। सबके कंपोनेंट ले लो, कंपोनेंट लेने के बाद अपने आप 0 बन जाएगा, 90 बन जाएगा, 180 बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। घर से करोगे। यदि क्वेश्चन ऐसा है, ये भी करना घर से, आंसर निकालना। 60 नहीं है, 120 होगा बेटा, 120 नेट। घर से करोगे इसको। चलिए, अच्छा मुझे इसका आंसर बताओ, देखें जरा कितना, क्या आंसर बता रहे। एफ एंगल 60, एफ एंगल 60, आंसर इज f√3। एफ एंगल 60 f√3 होता है, लेकिन यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ। टेल से टेल, बाहुबली लॉ में टेल से टेल मिला होना चाहिए। तो टेल से टेल मिलाने के लिए क्या करना चाहिए हमें, इसको शिफ्ट कर दो, इधर ले जाओ, और ये 60, तो ये कितना बचेगा 120, और एफ एंगल 120, आंसर इज एफ। बन गए बेवकूफ।
जिन लोगों ने ध्यान से नहीं सुना होगा वो तो पक्का बेवकूफ़ बने होंगे। तो क्लियर है बेटा, और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करवा सकते हैं, बस इसको यहीं स्टॉप करते हैं। ओके बेटा, मिलते हैं।